हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं जेल प्रहरी स्पेशल वीडियो रहेगा सामान्य ज्ञान का। इसमें हम पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए हैं और पार्ट 3 तक आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। वहां से भी जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम टॉप लेवल के क्वेश्चन इन वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं और एक्स्ट्रा जो डिटेल है वो भी देने की आपको कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका जो कि जीके और बूस्ट हो और ज़्यादा जानकारी आपको मिल पाए। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि 2001 से 2011 की दर कितनी रही है? यानी 2001 से 11 के बीच में जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, उसकी आपको 10 की वृद्धि बतानी है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 20.30%, यानी 20 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर चीज़ें? अब यहाँ पे टॉप लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में आपको बता दें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। और भी वीडियो चाहते हैं, अगर आप स्पेशल करंट अफेयर चाहते हैं एमपी का या फिर मंथली करंट अफेयर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करना होगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व जो कि पुरास्थल से चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली हैं? और इसका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर हो जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़ जो है यहाँ से जो है शैल चित्रित जो गुफाएं हैं ये यहाँ से मिली हैं। देखिए, आदमगढ़ जो आता है ये कहाँ पर आता है? ये आपका होशंगाबाद से आता है। होशंगाबाद जिले में है आदमगढ़। और होशंगाबाद जिले में साथ साथ आपको बता देते हैं, देखिए नर्मदा नदी भी होशंगाबाद में ऐसे गुजरती है, तो ये नर्मदा से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है आदमगढ़। आदमगढ़ की गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध गुफाएं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आदमगढ़ जो है पहाड़ी गुफाओं में कई चित्रकारिता यहाँ पर है, पाषाण युग की सभ्यता यहाँ पर देखने को मिलती है और इसके अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए ये जाना जाता है। अब इसकी जो खोज की थी किसने की थी? देखिए, निर्देशन में जो कि यहाँ पर यह उत्खनन कराया था, ये इनका नाम है RV जोशी। RV जो जोशी थे और MD खरे, इन दोनों के निर्देशन में 1960-61 में यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन कराया गया था आदमगढ़ में। तो ये आप इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल याद रखिएगा। बाकी और चीज़ें आपको बता देते हैं कि आदमगढ़ की जो गुफाएं विश्वविख्यात चित्रित शैलकृत गुफाएं ये, इसलिए इनको जाना जाता है। देखिए, ये गुफा तो हमने कवर कर लिए। उसके बाद में आपको थोड़ी सी और गुफाएं बता देते हैं मध्य प्रदेश की, जो कई बार आपके एग्जाम में आती हैं। देखिए, आपका आदमगढ़ की गुफाएं हो गई। उसके बाद में हम देख लेते हैं, आपकी एक और पूछी जाती है सबसे ज़्यादा मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। देखिए, मृगेंद्र नाथ की जो गुफाएं, ये जो गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित है, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसको सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए, ये जो गुफाएं 1 किलोमीटर लंबी गुफाएं ये हैं मृगेंद्र नाथ की, और 2009 में जो है पुरातत्व विभाग ने इस गुफा की खोज की थी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये मृगेंद्र जो नाथ की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित। आगे बात करते हैं मारा की गुफाओं के बारे में। देखिए, मारा की गुफाएं जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये गुफाएं सिंगरौली में स्थित है। सिंगरौली जो है इसमें स्थित है मारा की गुफाएं। उसके बाद में नीचे बात करते हैं अगली फैक्ट के बारे में, उदयगिरी की गुफाएं। देखिए, उदयगिरी की जो गुफाएं ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ये विदिशा में स्थित है। और ये जो गुफाएं हैं उदयगिरी की, इनमें 20 इनकी जो संख्या कितनी है? 20 इनकी संख्या है। ये भी आपको याद रखना है। और चौथी 5वीं जो शताब्दी थी इसमें इनकी खोज की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, या फिर चौथी 5वीं शताब्दी की ये गुफाएं हैं, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है 1 से 20 तक जैन गुफाएं हैं, जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं। और गुफा नंबर 5 यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसको वरा अवतार, ये इससे संबंधित ये गुफा नंबर 5 है। क्लियर चीज़ें? ये सभी चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं पांडव की गुफा के बारे में। तो देखिए, पांडव की जो गुफा है ये होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। और इन गुफाओं में जो पांडव ने उनको अज्ञातवास हुआ था, तब उन्होंने यहाँ पर समय बिताया था। क्लियर है? ये आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और गुफा काफ़ी फेमस है, बिलोवा की गुफा है। देखिए, बिलोवा की जो गुफा है ये कहाँ पर है? ये ग्वालियर में आपकी आती है, ग्वालियर जिले में। और यहाँ पर शैलकृत शिव प्रतिमाएं हैं इन गुफाओं में, और इन गुफाओं का निर्माण काल रहा है 11वीं और 12वीं शताब्दी में। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें शंकराचार्य की गुफाओं के बारे में, तो शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? तो ये जो है खंडवा जिले में स्थित है, खंडवा जिले में स्थित है। और शंकराचार्य ने जो है भगवान शिव की आराधना यहाँ पर की थी। और यहाँ पर ये ओमकारेश्वर जो है इसमें स्थित है, खंडवा जिले। तो ये आप थोड़ी सी हिंट इसके बारे में याद रखिएगा।
बाकी बात करें बाघ की गुफाओं के बारे में, तो देखिए बाघ की जो गुफाएं ये धार जिले में स्थित है, याद रखिएगा इनके बारे में। बागनी जो नदी है, बाघ नदी भी इसको बोला जाता है, इसके किनारे ये स्थित है और इनकी जो खोज की थी 1818 में की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा 1818। और इनका जो निर्माण काल माना जाता है गुप्त काल माना जाता है, 4वीं-5वीं शताब्दी। तो क्लियर है। और यहाँ पर जो एक चीज़ और देखी जाती है यहाँ पर बाघ की गुफाओं में कि चित्रकारिता देखने को मिलती है, तो मुराल पेंटिंग जो है ये यहाँ से आपकी एग्जाम में आती रहती है। और इन गुफाओं की संख्या कितनी है बाघ की गुफाओं की, तो 9 इनकी संख्या है, जिसमें से यहाँ पर जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो 2 से 5 जो गुफाएं हैं बौद्ध मूर्तियों के लिए जानी जाती है, गुफा नंबर 2 और 5। क्लियर है। उसके बाद में बात करते हैं भृतहरि की गुफा के बारे में। तो देखिए भृतहरि की जो गुफाएं ये आती है उज्जैन में, और यहाँ पर टोटल 9 संख्या है इन गुफाओं की, और रंगीन चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनका जो आपका निर्माण काल रहा है वो 11वीं शताब्दी रहा है, यानी परमार जो वंश था उनके द्वारा, जो कि शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो है ये जो गुफाएं भृतहरि की, इनके किसके पास में ये स्थित है, तो ये जो गुफाएं कालियादेव पैलेस जो है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, उसी के आपका समीप या फिर पास में भृतहरि सम्मान में इसका जो निर्माण है कराया गया था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी है जो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके पहले आपको बता देते हैं एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, इन सभी की बेस्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल रही है, देख लीजिएगा। और इन पे पूरा भी 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप हमारे कूपन कोड ROYJGOV50 को जैसा ही यूज करेंगे पूरा 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहाँ से जाकर इनको परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्था जो स्थित है ये आपका भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय ये आप ऐसा मान सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्था जो है उनको आपको एक बार बता देते हैं हम पूरे को, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पर है, भोपाल में आपका स्थित है। इसके अलावा वन राज्यिक जो महाविद्यालय है ये आपका बालाघाट में है। वहीं भारतीय वन अनुसंधान संस्था का क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो जबलपुर में है। तो आपसे पूछा जाए कि वन प्रबंधन संस्था कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में, और वन अनुसंधान संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय पूछा जाए तो वो आपका जबलपुर में है। क्लियर है चीज़ें। उसके बाद में आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र अगर पूछा जाए तो ये आपका बैतूल में है। वहीं वानिकी अनुसंधान संस्था पूछा जाए तो ये आपका छिंदवाड़ा में आपका आता है। वन प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पर है, तो ये भोपाल में। और प्रादेशिक वन जो स्कूल है ये आपका शिवपुरी में है। एक और चीज़ यहाँ से आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जो है फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल कहाँ पर है, तो ये बैतूल में भी है, रीवा में भी है, इसके अलावा अमरकंटक में, शिवपुरी और लखनादौन, इन 5 जगह पर ये फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल स्थित हैं। क्लियर है चीज़ें। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब रहेगा 61.89 हजार वर्ग किलोमीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, और इसका सही जवाब रहेगा इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। देखिए इंद्रावती जो नदी है गोदावरी नदी की सहायक नदी इसको माना जाता है, और इस नदी का जो उद्गम हुआ है वो उड़ीसा से हुआ है, याद रखिएगा। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थोयामुल जो स्थान है यहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ या उद्गम इसको माना जाता है। तो इंद्रावती नदी याद रखिएगा, बोधघाट जल परियोजना जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। देखिए काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है सोनकच्छ, आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। और मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है सोनकच्छ, और बागली नामक स्थान से ये जो नदी निकलती, कहाँ से निकलती है, देवास जिले की जो बागली नामक गांव है यहाँ से जो है काली सिंध नदी का उद्गम होता है। विंध्याचल पहाड़ियों से ये निकलती है और चंबल नदी में ये जो है मिल जाती है, यानी जो चंबल नदी है इसकी एक सहायक नदी इसको माना जाता है। और ये जो है अपने स्थान से उद्गम स्थान से यानी बागली से उद्गम होकर सोनकच्छ के समीप से गुजरती हुई शाजापुर जिले में प्रवेश करती है, और उसके बाद में राजगढ़ जिले से निकलती हुई ये राजस्थान के जो झालावाड़ और कोटा जिले में ये बहती है, और यहाँ से बहती हुई ये जो है नोनेरा जो स्थान है इसमें चंबल के समीप में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई भी आपको बता देते, 150 यहाँ पर किलोमीटर की लंबाई इसकी है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर स्थित हैं, तो इससे रिलेटेड हम आपको सभी नदियों के बारे में बता देते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि किस नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं।
देखिए सबसे पहले बात करें नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी जो है इसके किनारे मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा शहर बसे हुए हैं, तो इसलिए इसको याद जरूर से आपको रखना है। क्लियर है चीज़ें। अब आपको बताते हैं नर्मदा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। सबसे पहले आपका आता है ओमकारेश्वर, सबसे पहले आपको बता देते हैं। उसके बाद में आपका आता है महेश्वर, अमरकंटक भी इसके पास में आता है, होशंगाबाद। इसके अलावा झाबुआ, जबलपुर, निमाड़, धार, मंडला, बड़वानी, ये जो सभी नगर बसे हुए इसी के किनारे बसे हुए, याद रखिएगा, कई बार आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती है। और नर्मदापुरम जो सॉरी यहाँ पर जो नरसिंहपुर है वो भी इसी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी था इनके बारे में। बाकी बात करें खान नदी, तो खान जो नदी है इसके किनारे आपका इंदौर बसा हुआ है। बात करें देवास जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो देवास जो है ये, और बागली जो है किसके किनारे बसा हुआ है, तो देवास और बागली पूछा जाए तो काली सिंध नदी के किनारे ये बसे हुए हैं। वहीं पूछा जाए आपसे कि महू जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो महू जो बसा हुआ है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। और आपसे एक और चीज़ पूछी जाती है कि बालाघाट, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बालाघाट जो है वो वेनगंगा जो नदी है जो सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है, इसके किनारे ये बसा हुआ है। क्लियर है चीज़ें। आगे बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में। तो देखिए बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इसके किनारे जो है विदिशा, गुना और ओरछा, सांची, ये जो प्रमुख शहर है ये इसके किनारे स्थित हैं। वहीं बात करें पंचमढ़ी के बारे में, तो पंचमढ़ी जो बसी हुई है तवा नदी के किनारे बसी हुई है। वहीं बात करें धार के बारे में, तो धार जो आती है वो माही जो नदी है इसके किनारे स्थित है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी बात करें पार्वती नदी के किनारे, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है पार्वती नदी, इसके किनारे आपका राजगढ़ और शाजापुर भी इसके किनारे बसा हुआ है, और आस्था जो है ये भी इसके किनारे आता है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी बात करें सिंध नदी के किनारे की, तो सिंध के दतिया और आपका जो शिवपुरी है ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी चीज़ें थी जो आपको याद रखना जरूरी था। क्लियर है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2001-11 में मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या रहेगा, ये रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्वेश्चन रिपीटेड ये है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की योजना अनुसार मध्य प्रदेश को किस शहर में रेडीमेड गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है, और इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। देखिए यहाँ पर जो है इंदौर में ही पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है। और राजा रमन्ना जो जेलर अनुसंधान केंद्र है, लेजर अनुसंधान केंद्र, ये कब स्थापित किया था, ये 1984 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर इंदौर में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, बहुत सारे पार्क यहाँ पर स्थित है, यानी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर बता देते हैं। देखिए देवी अहिल्या जो विश्वविद्यालय वो इंदौर में ही है, और राज्य का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर स्थित है। तो कॉम्प्लेक्स बहुत सारे यहाँ पर हैं। और मौसम वेधशाला अगर पूछा जाए तो ये भी आपका इंदौर में है। और एक और चीज़ यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आईआईटी और आईआईएम जो दोनों हैं ये कहाँ पर, एकमात्र शहर कौन सा है, तो ये आपका इंदौर ही है। और देश का पहला डाटा सेंटर पार्क और क्रिस्टल आईटी पार्क जो है ये दोनों भी इंदौर में ही आपके स्थित है, इसलिए इंदौर काफ़ी आईएमपी है, याद रखिएगा इंदौर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रदेश के लोगों की आजीविका का प्रमुख आधार क्या है, कृषि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई आपको बतानी है कितने हज़ार किलोमीटर है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 99,043। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, पंजाब मेल हत्याकांड में शामिल क्रांतिकारी कौन थे, तो इसका सही जवाब रहेगा यशपत देवनारायण दलपत राव। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, देखिए इनका जन्म हुआ था बावई ग्राम में। वो बावई जो आता है होशंगाबाद में आता है, होशंगाबाद जिले के बावई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये एक लेखक भी थे, कवि भी थे, वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में भी इनको ख्याति प्राप्त थी। अब लेकिन वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी इनके साथ साथ थे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कौन थे इनका, तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब इसके अलावा उनकी पहचान एक जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार की भी रही है। इसके अलावा जो है पत्रकारिता को समर्पित एशिया की पहली यूनिवर्सिटी माखनलाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन जो स्थित है वो इन्हीं के नाम पर स्थित है, जो कि इनको रखा गया है इसका नाम, और ये आपके भोपाल में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्लियर है चीज़ें। और माखनलाल जो है इनको पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। इनकी रचना जो फेमस रचना है वो आपको बता देते हैं, पुष्प की अभिलाषा और हिम तरंगिनी जो है इनकी फेमस रचनाएं हैं। तो ये इनके बारे में याद रखिएगा।
देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मध्य प्रदेश की किस स्थिति में जो है मध्य प्रदेश में लागू हुआ है? इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2010 से। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई वो 1981 में की गई, 1981। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है कार्यक्रम किससे संबंधित है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश में अभी कार्यक्रम चल रहा है वो किससे संबंधित है। तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सकल प्रजनन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जवाब रहेगा 230। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? देखिए, मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई 1956 में हुई। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका जरूर से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मध्य प्रदेश में कीर, मीना और पारधी जातियों के लिए बनी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विजय शाह। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए, यहाँ पर जो सही जवाब इसका रहेगा वो बेगा, सहेरिया, गोंड कोल रहेगा। बाकी इनमें से आप मिला लीजिएगा, कोई भी नहीं मिलती है। इनमें से जो है बेगा, सहेरिया, गोंड कोल ये जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा सा। बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ही सही जवाब रहेगा। क्लियर चीज़ें? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो है जनसंख्या के घटते क्रम वाले नगरों का सही युग्म आपको बताना है। क्लियर चीज़ें? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका इंदौर, जबलपुर, सागर। बी ऑप्शन आपको याद रखना है। 2011 देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है माफी चाहिए, वर्ष 2011 के बीच मध्य प्रदेश की शहरी आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पर हुई है? तो ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा आपका 1.17%। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? तो देखिए, ये जो दुर्ग है ये कौन सा दुर्ग है? इसका सही जवाब आपका रहेगा बांधवगढ़ दुर्ग। तो बांधवगढ़ इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो है यहाँ पर देखिए 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। यहाँ पर जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या को आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको ऑप्शन इस हिसाब से मिल रहा है। देखिए, इनको तो आप भूल जाइए, इन ऑप्शन को हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा जो कि 9, सेकेंड ऑप्शन है 10 और थर्ड ऑप्शन है 11 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 12। तो 9, 10, 11, 12 इनमें से आपको क्लिक करना है जल्दी से। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? अभी हमने जो है नया राष्ट्रीय उद्यान जब बनाया था उसके ऊपर भी स्पेशली एक वीडियो बनाया था, तो वो नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पूरी डिटेल में वहाँ पर हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो है कितने राष्ट्रीय उद्यान है। 9, 10, 11, 12 इनमें से आपको क्लिक करना है। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरन से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले? व्यक्ति, पुरस्कार एवं अन्य विशिष्ट तथ्य भी आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रामगुप्त रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने टॉप लेवल की जो क्वेश्चन है डिस्कस कर लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने का साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।